Hello everyone, my name is Suren Kumar. वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। ई लर्निंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या एमपीपीएससी मेंस 2020 के पेपर 1 को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लगभग 3 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है या क्लास नंबर 4 है, जिसके अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम लगभग 3 लेक्चर के अंदर अपने हिस्ट्री के बेसिक पार्ट को कवर कर चुके हैं, जहां पर हमने एक स्ट्रेटजी को देखा था कि हमें मेंस की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि हिस्ट्री को हम या मेंस में जो हिस्ट्री का सिलेबस दिया है उस सिलेबस को हम किस तरीके से कवर कर रहे होंगे। ठीक, देन आगे लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता के पहले हमें किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, या इतिहास क्या है। ठीक, इतिहास को हम कितने कालखंडों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो इन चीज़ों को हमने बेसिक चीज़ों को जाना था। ठीक, सो उम्मीद है कि आपने इसके पहले के 3 लेक्चर जरूर देखे होंगे। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग चीज़ें हमने जो स्टार्टिंग में आती हैं उन सब चीज़ों को डिस्कस किया था कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया या किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आती है। इसका विस्तार वगैरह हमने देखा था कि भाई इसका विस्तार कितना है। ठीक, मेंस में किस तरीके के क्वेश्चंस अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता से बनाए गए हैं। ठीक है, या मेंस में हमें देखने के लिए मिले हैं, चाहे वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो, चाहे 15 मार्क्स का या 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो। ठीक, हमने कुछ पैटर्न भी डिस्कस किए थे कि अगर हमें किसी चीज़ को 3 नंबर में लिखना है तो हम किस तरीके से पॉइंट्स को अब निकाल सकते हैं या किस तरीके से चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे कि अगर हमें अब नए पैटर्न के ऊपर अगर हमें मेंस में चीज़ों को लिखना है, चाहे वो 3 मार्क का क्वेश्चन हो, चाहे वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो 11 नंबर का क्वेश्चन हो, तो हम इनके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे और हम ये जानेंगे कि कितने तरह से या किस पैटर्न के अंदर अगर हम आंसर लिख रहे होंगे तो हमें चीज़ों को आसानी से बताने का एग्ज़ाम में हमारे पास एक तरीका होगा जिसमें हम चीज़ों को आसानी से और एक सरल अप्रोच के साथ चीज़ों को एग्ज़ाम में हम बता पाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम वर्ड लिमिट का भी ध्यान रख रहे होंगे। या तो मैं इसके लिए अलग से आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, या हम इसी वीडियो में या इसी क्लास की सीरीज़ में लास्ट में कुछ क्लासेस में हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर रही होंगी। सो आइए फ्रेंड, हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप को पता है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक या अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने लगभग कुछ पॉइंट्स की चर्चा यहाँ पर की हुई है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है या जिसके बारे में हमें चर्चा करना है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल या मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में और ये देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं हम केवल उनके बारे में या उनके विषय में चर्चा करेंगे या उन स्थलों को हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो स्थल जितने भी स्थल हैं कहीं ना कहीं ये आपको 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और हमने देखा भी था कि 2015 के टाइम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो साइट के अंदर जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं या जो हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं यहाँ से चीज़ों के, उनके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसका मतलब है कि जितने भी साइट्स हैं उन साइट्स के अंदर जो भी चीज़ें हमें साक्ष्य के दौरान या एविडेंस के रूप में हमें प्राप्त हुई हैं उन चीज़ों के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, हमने ये अनुमान लगाया था। ठीक, लेकिन हम ये मान के भी चल रहे हैं या हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये लेकर चल रहे हैं कि भाई 3 नंबर में हमसे कोई साइट भी पूछी जा सकती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एग्ज़ाम में 3 नंबर में आपसे पूछ लिया गया हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा के बारे में आपको 3 नंबर में लिखना होगा। ठीक है, यह हो सकता है कि भाई ये 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए, तो 3 नंबर में भी इसकी संभावना बन जाती है पूछने की और 5 नंबर में भी इसकी संभावना बन जाती है कि आपसे हड़प्पा के बारे में पूछा जाए, क्योंकि पहला नगर ये है। ठीक है, जो हमें खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है और इस सभ्यता को भी हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भाई हमसे ये पूछा जाए। ठीक, या इसकी संभावना कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। ठीक, अब हम अगर बात करते हैं तो भाई हड़प्पा के साथ और भी साइट्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, या जो हम अगर देखें कि भाई कोई साइट ऐसा है जो वर्तमान में चर्चा में है। ठीक है, ये किसी कारण से करंट अफेयर्स में बार बार आ रहा है, तो हो सकता है कि भाई 3 नंबर में वो भी हमसे पूछा जा रहा हो। ठीक, तो हमें उस चीज़ को भी गौर करना होगा।
सो यहाँ पर हम जो साइट्स पढ़ने वाले हैं उनमें मैंने कुछ नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, इसके अलावा कुछ साइट्स और हैं। तो लगभग हम 15 से ज़्यादा साइट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और इन साइट्स को हम पढ़ने वाले हैं, इन स्थलों के बारे में हम जानने वाले हैं। लगभग हम यहाँ पर संपूर्ण जानकारी यहाँ पर इनके बारे में लेने वाले हैं कि भाई इस स्थल को किस व्यक्ति के द्वारा खोजा गया था, ठीक है, अगर हमें डेट एग्जैक्ट पता होगी तो हम ये बता पाएंगे कि भाई हाँ किस डेट को ये, या किस तारीख को, या किस सन में ये खोजा गया है, तो वो भी हम मेंशन वहाँ पर कर रहे होंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि इसमें क्या विशेष है, ठीक है, या कौन सा एक एविडेंस या कौन सा एक साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, या कितने प्राप्त हुए हैं, ठीक है, एक प्राप्त हुआ है या उससे ज़्यादा प्राप्त हुए, तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। और कोशिश करेंगे हम कि 2 लेक्चर के अंदर हम सभी साइट्स को कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। और इसके बाद वाले लेक्चर्स में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम टाउन प्लानिंग को, समाज को, ठीक है, वहाँ की संस्कृति को, अर्थव्यवस्था को, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले होंगे, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर देन आपका मोहनजोदड़ो होगा, कालीबंगा होगा, लोथल होगा, धौलावीरा को हम पढ़ेंगे, ठीक है, वनावली या वनवाली को हम पढ़ेंगे, चहुंदड़ो को हम पढ़ेंगे, रंगपुर को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सुर कोटदा को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, रोपड़ को पढ़ेंगे। जैसे ये मैंने आपको बताया था ये चहुंदड़ो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो जब भी आपको ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल रहे होंगे तो इन चीज़ों को हम करेक्ट यहाँ पर हमारे द्वारा कर दिया जाएगा, ठीक है। सो आप इसके लिए परेशान बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। आपको लेक्चर ध्यान से सुनना है, ठीक है। जहाँ भी अगर कोई एरर या मिस्टेक होगी तो मैं अपने साइड से चीज़ों को बता दूंगा, ठीक है। और अगर मैं अपने साइड से नहीं बता पाता हूँ तो फिर आप मुझे कमेंट करके चीज़ों को बता देंगे, तो हम इनको थोड़ा सा सही कर देंगे। जब भी आपको नोट्स मिल रहे होंगे या पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँगा तो उसमें चीज़ों को करेक्ट कर दिया जाएगा। कुनाल को हमें पढ़ना है, नौसेरा है, अली मुराद है, दाइमाबाद है या दैमाबाद है, ठीक है, राखीगढ़ी है और कोट दीजी है। इसके अलावा कुछ और भी नाम हैं, 2-3 नाम और भी हैं, ठीक है, तो उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस आगे करेंगे। इन सबको पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात हमें जानना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है, कि एक सिद्धांत की हम अगर बात करें या हम एक बात करें कि भाई हड़प्पा का जो उद्भव है और विकास है, ठीक है, तो इसके कुछ मत हैं, विद्वानों के कुछ मत हैं, ठीक है, तो इनके बारे में हमें पता होना आवश्यक है ना, ठीक। ऐसा हो सकता है कि भाई 5 नंबर के अंदर कभी हमसे अगर ये पूछ लिया जाए तो हम इसके लिए प्रिपेयर पहले से रहें। हमारे पास कुछ 4 या 5 पॉइंट हमारे दिमाग में ऐसे होने चाहिए कि जिससे हम 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर फॉर्मेट कर बना सकें, ठीक है, या उसको हम ड्राफ्ट कर सकें, ठीक। सो हड़प्पा सभ्यता का उद्भव या विकास का सिद्धांत हमसे पूछा जाता है, या हमसे ये कहा जाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और जो विकास है उसके देसी मत या विदेशी मत का सिद्धांत क्या है, हमसे ये भी पूछा जा सकता है। अब हो सकता है कि भाई 5 नंबर में केवल हमसे ये पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता के विदेशी उद्भव का सिद्धांत बताएं, ठीक है, या इस पर एक टिप्पणी लिखें। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। या आपसे 5 नंबर में ये भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा के देसी उद्भव का सिद्धांत बताया जाए, ठीक। तो ये भी आपसे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ओवरऑल हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, हो सकता है कि भाई ऐसा हो जाए कि 11 नंबर में दोनों ही सिद्धांत आपसे एक साथ पूछ लिए जाएं, या कभी ये क्वेश्चन बन जाए कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव तथा विकास, ठीक है, को विस्तार से समझाएं। तो हमारे पास इतना कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए कि हम 11 नंबर के अंदर उसको हम लिख सकें या उसको हम बना सकें, ठीक। सो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे होंगे लगभग हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने का पूरा प्रयास यहाँ पर करेंगे कि भाई उसके बारे में हमें जानकारी होनी होनी आवश्यक है, या उसके बारे में जानकारी अगर हमें होगी तो हम कहीं ना कहीं चीज़ों को बेहतर तरीके से एग्जाम में परफॉर्म कर पा रहे होंगे, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव और विकास का सिद्धांत है उसमें सबसे पहले जो मत या सिद्धांत आता है उसको हम कहते हैं विदेशी उद्भव का सिद्धांत, ठीक। नाम से स्पष्ट हो रहा है या नाम से क्लियर ही ये हो रहा है कि विदेशी उद्भव का सिद्धांत है। इसका मतलब ये सिद्धांत कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा है, ठीक है, या कहीं ना कहीं ये सिद्धांत ये कहना चाह रहा है कि भाई हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति है या सभ्यता का जो विकास है वो कहीं ना कहीं विदेशी जो सभ्यताएं हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, और बात भी कहीं ना कहीं ये सही है। अब अगर हम बात करते हैं कि जो विदेशी उद्भव का सिद्धांत है इसके प्रवर्तक या इसके समर्थन में कुछ इतिहासकार थे, ठीक है, जिन्होंने इसके ऊपर बात करी है और जो अपने मत में या अपनी बातों में ये बताते हैं कि हड़प्पा की जो उत्पत्ति है, ठीक है, हड़प्पा की जो उत्पत्ति है, जो विकास है वो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है, ठीक है, ये इनका मत है या ये कहना है, ठीक। अब क्या ये बात सही है या नहीं है तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि ये बात जो है वो उसके पक्ष में कितने इतिहासकार हैं या किन इतिहासकारों ने इस बात को बताया हुआ है, ठीक। सो आप
जब भी आंसर लिखें तो आप 2-3 इतिहासकारों का नाम यहाँ पर कोड कर सकते हैं। सारे आवश्यक नहीं है कि हम सारे जितने भी इतिहासकार 6 या 7 लोग हैं सबका नाम हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हो, ठीक। तो आप 2-3 नाम या 4 नामों को आप ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है मॉर्टिमर व्हीलर का, ठीक है। गार्डन चाइल्ड, डी कोसाम्बी, क्रेमर लियोनार्ड बुली, जॉन मार्शल। तो ये मैंने कुछ प्रमुख नाम यहाँ पर लिए हुए हैं, ठीक। तो इन इतिहासकारों का ये मत है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर या हड़प्पा सभ्यता को लेकर कि इसका जो उद्भव है या इसका जो विकास है, ठीक है, या इसकी उत्पत्ति जो है, तो ये बताते हैं कि भाई इसकी उत्पत्ति जो है वो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है, ठीक। विद्वानों का ये भी मानना है, ये कहते हैं कि सभ्यता की जो प्रथम किरण है या फर्स्ट जो फेज़ है वो मेसोपोटामिया में फूटी और वहीं से मिस्र से होती हुई क्या हो गई, भारत में ये पहुंच गई। मतलब ये कहते हैं कि सभ्यता की जो पहली किरण है, ठीक है, वो मेसोपोटामिया में फूटी, मतलब यहाँ से इसका उद्गम हुआ, ठीक है, और इसके बाद ये मिस्र से होती हुई कहाँ पहुँची, भारत पहुँची। ये कहना चाह रहे हैं, ठीक। अब इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है, इसका उद्भव जो है वो कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से जुड़ा हुआ है या यहाँ से ये होता है, ठीक। तो उसके पीछे कुछ कारण होंगे, तो वो कारण क्या है। तो ये कहते हैं कि जो दोनों सभ्यताएं हैं, एक तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन सभ्यता है, तो ये कहते हैं कि दोनों सभ्यताओं में काफ़ी समानताएं देखने के लिए मिलती हैं, है ना। तो एक लॉजिक इनने बताया कि भाई दोनों सभ्यताओं में क्या है, काफ़ी समानता देखने के लिए मिल रही है, इसलिए ऐसा है। अब क्या ये बात सही है, तो आगे ही कुछ इतिहासकार इस बात का खंडन कर देते हैं या इस बात को गलत साबित कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो उसके भी कुछ कारण होंगे। तो हम इसको काफ़ी डिटेल में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई पहला ये रीज़न बताते हैं या समानता बताते हैं, ये कहते हैं कि दोनों ही सभ्यताएं नगरीय हैं। बात तो सही है भाई, मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता भी नगरीय है या अर्बन है, ठीक है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी क्या है, आपकी शहरी सभ्यता है या नगरीकृत सभ्यता है, ठीक। फिर ये बताते हैं कि दोनों के ही जो निवासी हैं वो कांसे और तांबे के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। तो ये बात तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी, इसीलिए हम इसको कांस्य युग भी कह रहे थे, ठीक है। कुछ तांबे के हमें अवशेष या चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। पाषाण से बने कुछ औजार या छोटे मोटे कुछ हमें कुछ छोटी छोटी हमें चीज़ें प्राप्त हुई हैं, उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनका प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। तो बात तो सही है ये, ठीक है। नंबर 3 पर हम देखते हैं भाई दोनों ही सभ्यताएं जो है इनके भवन जो है वो कच्ची ईंटों तथा पक्की ईंटों से बनाए गए हैं। तो ये भी एक समानता यहाँ पर ये बताते हैं। आगे ये कहते हैं कि दोनों ही सभ्यताओं के लोग जो है वो चाक पर, मतलब व्हील जो है उसके ऊपर मिट्टी के बर्तन को बनाते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी ये चीज़ थी और मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता में भी ये चीज़ थी। तो यहाँ भी ये समानता बता रहे हैं। साथ ही साथ ये लिपि को भी बता रहे हैं कि दोनों ही सभ्यताओं के जो व्यक्ति थे या लोग थे उनको लिपि का ज्ञान था यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही जगह हमें लिपि के बारे में पता चलता है। तो ये कुछ कारण इन्होंने बताए और इसके आधार पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, उद्भव के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, विदेशी उद्भव के सिद्धांत की बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इतिहासकारों का ये मत था या इनका ये निष्कर्ष था या निर्णय था कि दोनों ही सभ्यताएं जो हैं वो कहीं ना कहीं समानता रखती हैं। दोनों सभ्यता में कुछ चीज़ें या लगभग चीज़ें हमें क्या मिलती हैं, समान मिलती हैं। इसलिए ये कहते हैं कि मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से ही हड़प्पा सभ्यता का उद्भव या विकास हुआ है, ठीक, ये चीज़ बताई गई। तो यहाँ पर ये लिखा भी है कि उपरोक्त समानताओं के आधार पर ही, ठीक है, व्हीलर ने सैंधव सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश भी माना। मतलब मॉर्टिमर व्हीलर क्या कहते हैं कि जो सैंधव सभ्यता है ये सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश है, एक कॉलोनी है, ठीक है। तो यहाँ तक कह दिया है कि ये क्या है, इसका उपनिवेश है। मतलब सैंधव सभ्यता जो है या हड़प्पा सभ्यता जो है वो सुमेरियन सभ्यता का क्या है, एक उपनिवेश है। तो ये भी बात यहाँ तक कह दी गई है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर इतनी बातें सही हैं तो क्या ये जो बात कही गई है, जो विदेशी उद्भव का सिद्धांत है, क्या ये सही है। तो सही भी है और एक तरीके से ये गलत भी है, क्योंकि बाद में चलकर कुछ इतिहासकारों के द्वारा या पुरातत्वविदों के द्वारा इसका खंडन कर दिया जाता है, इस मत को वो नहीं मानते हैं। तो इसलिए ये विवादित है थोड़ा सा, इसलिए क्वेश्चंस बनने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं कि भाई ये चीज़ पूछी जाए। पर अगर हमें पता होगी तो कहीं ना कहीं हम सेफ जोन में रहेंगे कि भाई अगर ये 5 नंबर में कभी गलती से आ भी जाता है या हमें इसका यूज़ करना होता है तो हम यहाँ से चीज़ों को निकाल कर अपने दूसरे क्वेश्चन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि विदेशी उत्पत्ति का जो उपरोक्त मत है इसके विरोध में कुछ पुरातत्वविदों की ये धारणा है कि सुमेरियन सभ्यता और सिंधु सभ्यता में समानताएं तो दृष्टिगोचर होती हैं किंतु दोनों सभ्यताओं में मूलभूत अंतर भी हैं। तो आप अंतर को नहीं भुला सकते हैं, या आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई कुछ समानताएं हैं तो हम समानताओं की तरफ चले जाएं और हम असमानताओं को भूल जाएं, तो हम ये नहीं कह सकते, ठीक है।
या इतिहासकारों ने ऐसा कहा या पुरातत्वविदों ने ऐसा कहा कि भाई समानताएं ठीक हैं, हमें दिख रही हैं कि समानताएं हैं, पर कुछ असमानताएं भी हैं और इनमें डिफरेंस या मूलभूत अंतर भी है, तो हमें उनको भी देखना पड़ेगा, ठीक है, जिनकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। हम ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई समानता को हम देखेंगे, असमानता को हम भूल जाएंगे, ठीक। तो इसीलिए ये वाली बात भी सामने आती है, और जब ये बात सामने आती है तो यहाँ जो कहा गया है उसका खंडन हो जाता है, इसके पहले हमने जो पढ़ा है उस बात को गलत साबित कर दिया जाता है, ठीक। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर बनता है, ये कहा गया है कि सिंधु तथा मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता भले ही दोनों नगरीकृत सभ्यताएं हों, किंतु सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसके नगरों का निर्माण सुमेरियन सभ्यता से अधिक बेहतर और योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। तो बिल्कुल सही बात यह है, तभी तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम बाकी सभ्यताओं से अलग देख रहे हैं कि भाई ये सभ्यता इतनी ज़्यादा विकसित थी, यहाँ लोग इतने सभ्य थे, या यहाँ का जो स्ट्रक्चर था, यहाँ का जो टाउन प्लानिंग था, या हर एक छोटी से छोटी चीज़ कहीं ना कहीं एक विशिष्ट योग्यता या एक विशिष्ट सभ्यता को ये डिनोट करती है या बताती है। तो यहाँ यही चीज़ कही गई है कि भले ही ये सभ्यता में समानता हो, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी विशेषताएं इसको अलग कर देती हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है, हर एक चीज़ वहाँ या वहाँ की सभ्यता से क्या है, विशिष्ट है, ठीक। तो यही ये कहना चाह रहे हैं, इस बात का ये खंडन कर देते हैं कि भाई आप जो कह रहे हैं समानता वाली बात वो तो ठीक है, पर आप ये भी तो देखो कि कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता जो है या हड़प्पा सभ्यता जो है वो उस सभ्यता से काफ़ी बेहतर है, ठीक। तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, पॉइंट्स क्लियर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में चीज़ें आ रही होंगी। पॉइंट नंबर 2 की हम अगर बात करते हैं कि सुमेरियन सभ्यता की सड़कें जो थी वो अव्यवस्थित थी और टेढ़ी मेढ़ी थी, जबकि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो यहाँ की सड़कें क्या थी, चौड़ी थी, सीधी थी, एक दूसरे को समकोण पर काट रही थी। सड़कों के दोनों तरफ क्या थी, अंडरग्राउंड हम देखें तो नालियाँ थी, ठीक है। पानी के लिए वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम था जो दुनिया में या उस सब जितनी भी सभ्यताएं थी उसमें सबसे बेस्ट ये एग्जाम्पल निकल कर आता है कि जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है, जो पानी का सिस्टम है या जो नालियाँ हैं वो सबसे बेस्ट थी, ठीक। रोड के ऊपर हमें ये भी प्रमाण मिलते हैं कि स्ट्रीट लाइट का या कुछ ऐसा लैंप वगैरह कुछ देखने के लिए मिलता है। डस्टबिन के बारे में भी हमें पता चलता है कि भाई रोडों के ऊपर डस्टबिन लगाए गए थे जिससे साफ स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखा जा सके, ठीक है। नालियों को बंद रखा गया था, रोड के ऊपर जो नालियाँ बनी थी उनको पैक किया गया था या बंद किया हुआ था जिससे प्रदूषण या इस तरीके की चीज़ें ना हो। तो आप देखें कि जो सोच है वो कितनी एडवांस हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप समानता की तो बात कर रहे हैं पर असमानताएं भी हैं, और हम कहीं ना कहीं उस सभ्यता से, ठीक है, इस सभ्यता को बेहतर देख रहे हैं या एडवांस लेवल में हम इसको देख रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए उस बात का खंडन हो जाता है, ठीक। तीसरा पॉइंट निकल कर आता है कि हड़प्पा सभ्यता में सड़कों के किनारे नालियाँ, मेन होल, स्वच्छता आदि के प्रतीक हमें देखने मिलते हैं। इसके विपरीत सुमेरियन सभ्यता में साफ सफाई की हमें ऐसी कोई व्यवस्था देखने नहीं मिलती है, इसका अभाव देखने मिलता है। यही बात मैंने आपको बताई है ना कि यहाँ चीज़ें एडवांस आपको लेवल पर देखने के लिए मिल रही हैं। आगे आप देखेंगे पॉइंट नंबर 4 कि पुरातत्वविदों ने सुमेरियन सभ्यता के जिन उपकरणों, मिट्टी के पात्रों, मूर्तियों और मोहरों आदि को सैंधव सभ्यता से जोड़ने का प्रयास किया है, उनमें भी पूर्णतः समानता नहीं है, ठीक है। उनमें भी पूर्णतः क्या है, समानता नहीं है। जिनके बारे में ये बात कर रहे थे कि मिट्टी के बर्तन हैं या मूर्तियां हैं या जो भी चीज़ें हैं तो वो लगभग सेम है, तो ऐसा नहीं है, उसमें भी काफ़ी भिन्नता देखने के लिए मिल रही है कि दोनों सभ्यता के जो मृदभांड हैं, धातु के उपकरण हैं, ठीक है, जो पोट्री हैं आपके, ठीक है, मृदभांड धातु के उपकरण हैं, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां हैं, आदि प्रकार के जो अलंकरण हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा असमानता या काफ़ी ज़्यादा क्या है, अंतर देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि दोनों ही सभ्यताओं में लिपि का प्रचलन तो था, हम ये मानते हैं कि भाई दोनों सभ्यताओं में लिपि का प्रचलन था, किंतु सैंधव सभ्यता की जो लिपि है उसमें लगभग हमें 537 के लगभग सिम्बल्स या चिन्ह मिले हैं, जबकि सुमेरियन सभ्यता जो है इसमें लगभग जो चिन्ह है या लिपि जो है वो हमें कितने मिले हैं, 900 सिंबल्स या 900 चिन्ह मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हाफ या इससे आधे हमें कहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मिल रहा है। तो यहाँ भी ये अंतर निकाल रहे हैं। तो जब इन्होंने इसको इस बात को गलत ठहराया या इसका विरोध किया या इसका खंडन किया, तो जो सारे पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमने इसके पहले जो समानता वाले पॉइंट्स पढ़े थे उनके जस्ट विरोध में या जस्ट विपरीत ये पॉइंट सारे के सारे आपके बन रहे हैं, ठीक। तो इन्हीं तथ्य के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सैंधव सभ्यता पर सुमेरियन सभ्यता का प्रभाव मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम ये बिल्कुल कह तो रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि भाई सुमेरियन सभ्यता
से ही इसका कनेक्शन है, या सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का कनेक्शन कहीं ना कहीं सैंधव जो है वो सुमेरियन सभ्यता से है। लेकिन जब हम इसका खंडन पढ़ लेते हैं, इन तथ्यों को हम देख लेते हैं, इन चीज़ों को हम देख लेते हैं, पुरातत्वविद जो बताना यहाँ चाह रहे हैं, हम जब इन दोनों फेज़ को पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी ये एहसास होता है, या हमें भी ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ, बात तो सही है। हम पूर्ण तरीके से इस बात का समर्थन नहीं कर सकते हैं कि जो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है वो एकदम बिल्कुल सही है या 100% करेक्ट माना जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली आप यूपीएससी के क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं। ठीक है, बट अगर हम इसको प्रिपेयर करके रखेंगे या पहले से हमें ये नॉलेज होगा कि हाँ, हम इन पॉइंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, या जो 5 पॉइंट्स हैं उनको हम 5 नंबर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक टेबल बना के हम लिख सकते हैं और दोनों में हम समानता और असमानता को 5 लाइन में यहाँ पर लिख कर 5 नंबर में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 3 नंबर में पूछना संभव नहीं है। ठीक, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 5 नंबर में फ्रेम कर सकते हैं और बड़े आसानी से फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, 200 शब्दों में 11 नंबर के अंदर आसानी से फ्रेम, दोनों चीज़ों को आप मिलाकर आसानी से बना सकते हैं। जो भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को हमें कंप्रेस कर देना है। ठीक है, चीज़ें समझाने के लिए, या आप बाद में जब पढ़ रहे होंगे नोट्स तो आपको चीज़ें ईजिली समझ में आ रही होंगी, इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर डाले हुए हैं जिससे चीज़ें आप समझ पाएँ। उम्मीद है आपको इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक, सेकंड अगर हम बात करते हैं तो देसी उद्भव का जो सिद्धांत है, ठीक है, तो देसी उद्भव का जो सिद्धांत है इसको मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि आप इस तरीके से भी 5 नंबर में अगर आता है तो आप इतना लिख सकते हैं। देसी उद्भव का सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि भाई देसी उद्भव मतलब क्या है, कृतियों से ही कहीं ना कहीं हमें सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण होता हुआ या विकास होता हुआ या उद्भव होता हुआ दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 3 प्रकार के मत आते हैं, 3 प्रकार के समर्थक यहाँ पर आते हैं। यह देसी उद्भव का जो सिद्धांत है उसको 3 भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, मतलब यह है कि यहाँ पर 3 प्रकार की विचारधाराएं या 3 प्रकार के समर्थक आते हैं। पहले जो मत थे, या पहला जो मत था, पहला मत ये था, ये कह रहे हैं कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता है वो निर्माता आर्य ही थे। आर्यों के द्वारा ही कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ है, या इसकी उत्पत्ति हुई है, या इसका विकास हुआ है। तो वो लोग कौन थे, तो वो इतिहासकार या जो पुरातत्वविद थे उनमें हम देखते हैं तो प्रोफेसर के एन शास्त्री का नाम आता है। ठीक है, एस आर राव का नाम आता है और प्रोफेसर टी एन रामचंद्रन का नाम आता है। ये लोग पहले मत का समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, उसका उद्भव और विकास जो है वो कहीं ना कहीं उसके निर्माता जो थे वो आर्य थे, ये कहना चाहिए चाह रहा है। ठीक, अब इसके पीछे लॉजिक्स भी हैं, ऐसा ये क्यों कहना चाह रहा है या इसके पीछे साक्ष्य है, तो हमें इतना डीप नहीं जाने की आवश्यकता है। ठीक है, हम 11 नंबर में भी इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और 5 नंबर में भी हम इतना काफ़ी आसानी से बना सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक, जिससे मेन बात समझ में आ जाए कि हाँ, ये समर्थक जो है वो इस बात के पक्ष में जाना चाह रहे हैं। ठीक, उत्पत्ति की हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर डीपी अग्रवाल हैं और अमलानंद घोष हैं, ये जो थे वो सेकंड मत का समर्थन कर रहे थे। और सेकंड मत जो था या दूसरी जो विचारधारा थी वो यहाँ पर ये थी, ये कहते हैं कि इस सभ्यता का उद्भव और विकास जो है वो सोथी संस्कृति से हुआ है। मतलब यही जो संस्कृति है या नवपाषाण के आसपास या हमें उस टाइम पीरियड के अंदर जो संस्कृतियाँ देखने के लिए मिलती हैं, तो ये कहते हैं कि इन्हीं संस्कृतियों से कहीं ना कहीं इसका उद्भव हुआ है। और भी संस्कृतियाँ हैं, सोथी संस्कृति के अलावा और भी संस्कृतियाँ बताई गई हैं। ठीक है, जिनके द्वारा ये कहते हैं कि भाई इस संस्कृति से ही इसकी उत्पत्ति हुई है सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक, आगे हम बात करते हैं जो तीसरा मत था या तीसरी जो विचारधारा थी, उसमें फेयर सर्विस और रोमिला थापर जो है ये समर्थन करते हैं तीसरी विचारधारा का, और ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का उद्भव और विकास जो है वो ईरानी व बलूची संस्कृति से हुआ है। ठीक, ये भी कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि भाई इस संस्कृति से हुआ है। ठीक, ये कहते हैं कि सोथी संस्कृति से हुआ है, या इसकी उत्पत्ति जो है वो सोथी संस्कृति से हुई है। ठीक, और इसके बाद आप देखते हैं तो ये कहते हैं कि इसके जो निर्माता थे, ठीक है, या इस के जो बिल्डर थे वो कौन थे, आर्य थे। ठीक, तो इसी सिद्धांत को क्या कहा गया है, देसी उत्पत्ति का सिद्धांत कहा गया है। ठीक, और विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद है आप इस बात को बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक, और अगर हम इसको 5 नंबर में लिखने का प्रयास करेंगे तो बड़े आसानी से हम यहाँ पर पॉइंट्स निकाल सकते हैं, चीज़ों को हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लेकर अपना आंसर यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हैं, अपना आंसर हम बना सकते हैं। ठीक, अगर इन केस ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता है तो हम इसको भी क्लियर आसानी से कर पा रहे होंगे। ठीक, तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम साइट्स को पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। ठीक, सबसे पहले हम जिस साइट को पढ़ने वाले हैं, जिस स्थल को हम पढ़ने वाले हैं, उस स्थल का नाम हड़प्पा है। ठीक, और जो सबसे पहले आपको पता है कि खुदाई के दौरान प्राप्त भी हुआ था। ठीक,
और इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो उनको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, ठीक है, तो उन पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे, ठीक, कि किस तरीके से हड़प्पा को खोजा गया था या इसकी खुदाई किस तरीके से हुई थी। तो अगर आप आंसर बना रहे होंगे तो उसमें आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि चीज़ों को आपको याद रखना है, जो भी चीज़ें हम पहले पढ़ रहे हैं या बाद में पढ़ रहे हैं तो उनको आपको याद रखना है, ठीक है, और उनका यूज़ आपको करना आना चाहिए कि हम कोई आंसर अगर लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम किस एक चीज़ को कहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है ना, कि भाई आप एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स को निकाल लेते हैं और उन पॉइंट्स का फिर मल्टी डायमेंशनल या अलग अलग तरीके से आप उसका यूज़ कर पा रहे होते हैं, ठीक। तो हम अब वापस आ जाते हैं हड़प्पा सभ्यता के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले हड़प्पा को पढ़ने वाले हैं, जो खुदाई में आपको 1921 में प्राप्त हुआ था। तो इसके खोजकर्ता की अगर हम बात करते हैं तो हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इसकी खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी 1921 में, ठीक, और उस दौरान ये प्राप्त हुआ था, ठीक। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है भौगोलिक स्थिति की, तो इसको भी हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं। मैप में हमने ये पढ़ा हुआ था कि भाई ये पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में हमें ये प्राप्त होता है या मिलता है, ठीक, पंजाब प्रांत में मिलता है और उसके पश्चिमी भाग में मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि पश्चिमी पंजाब प्रांत में हमें ये प्राप्त होता है या मिलता है, ठीक। बात अगर करते हैं कि पंजाब प्रांत की एक डिस्ट्रिक्ट आपका आता है जिसको बोलते हैं मोंटगोमरी या साहिबाल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इस डिस्ट्रिक्ट में या इस जिले में रावी नदी के तट पर हमें ये स्थल जो है ये प्राप्त होता है या मिलता है, हड़प्पा, ठीक, वर्तमान पाकिस्तान में है, ठीक। पंजाब प्रांत या पश्चिमी पंजाब प्रांत की मोंटगोमरी साहिवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें ये प्राप्त होता है और नदी का नाम आपको याद रखना है कि रावी नदी के तट पर हमें ये मिलता है, ठीक। सेम आपका यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक। तो अब अगर 3 नंबर में हमें यहाँ से क्वेश्चन बनाना है तो आप सॉलिड 3 या 4 पॉइंट्स रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि पॉइंट्स आपको छोटे बनाने हैं, जैसे एक पॉइंट्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 शब्दों का ही प्रयोग करें। तो अगर आप एक पॉइंट्स में 3 या 4 शब्दों का प्रयोग कर रहे होंगे तो आप बड़े आसानी से 3 पॉइंट में अपनी बात कह पा रहे होंगे, ठीक है। अगर एक लाइन में आपको अपनी बात कहनी है तो आप बता सकते हैं, जैसे हड़प्पा आपके सामने लिखा होगा, ठीक है, पॉइंट्स, और 3 नंबर में अगर आप उसको बताना चाह रहे हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। आप 1921 लिखें सीधा, ठीक है। चाहे तो आप खोजकर्ता लिख सकते हैं और नहीं भी लिखना है तो आप 1921 लिखें, स्लैश करके आप लिख देंगे दयाराम साहनी, ठीक है। एक पॉइंट आपका बन जाएगा सॉलिड जिसके अंदर आप 2 छोटी छोटी बातों को बता पा रहे हैं कि भाई डेट भी आपको याद है, व्यक्ति का नाम भी याद है। तो खोजकर्ता हमें नहीं लिखना, हमें ये नहीं लिखना है पॉइंट कि भाई इसको 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। अब इतना अगर आप लिख दोगे तो 10 शब्द भी क्रॉस हो जाएंगे और आप पूरी अपनी बात कह भी नहीं पाओगे, ठीक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 9021 लिखना है, ठीक है, स्लैश करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं दयाराम साहनी। तो एग्जामिनर यहाँ पर समझ जाएगा, 2 शब्द आपने यूज़ किए, ठीक है, और आपका काम हो गया, ठीक है, 1 नंबर आपका यहाँ पे बन गया, ठीक। फिर आगे आप क्या बताएंगे, आगे आप सीधा लिखेंगे पाकिस्तान, ठीक है। चाहे तो आप पश्चिमी पंजाब प्रांत लिख सकते हैं, ठीक है, या आप पाकिस्तान करके उस ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं पंजाब प्रांत, ठीक। मोंटगोमरी जिला और आप लिख सकते हैं रावी नदी। तो 4-5 छोटे छोटे पॉइंट्स बन गए, या 4-5 हमने फैक्ट एक ही लाइन के अंदर डाल दिए, ठीक। अब आप चाहो तो इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और लिख सकते हो, या इसके बारे में बता सकते हो भाई सर्वप्रथम खोजा गया या सर्वप्रथम इसकी खोज हुई है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि 10-12 शब्दों के आसपास हम अपना आंसर बहुत बेहतर तरीके से कंक्लूड कर पा रहे होंगे, है ना। तो हर क्वेश्चन के साथ अगर हम ऐसा सोचेंगे या हम इस तरीके से चीज़ें करेंगे तो उम्मीद है कि आप इस बात को भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और आप इसका प्रयास करें कि हम इसको लिख कर देखें, ठीक है, और हम चेक करें कि भाई हमने सही लिखा है या नहीं लिखा है, या हम इसको कंप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं, तो हम इसको, या हम बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस हम लेकर जो 3 नंबर में बन सकते हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है, तो उनको हम लिख कर एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे, जिससे आप चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो। पर आपको ये कोशिश करनी है कि आप इसको लिख कर देखें, ठीक है, और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी करते चलें। आगे अगर हम बात करते हैं कि हड़प्पा से हमें कौन कौन से ऐसे साक्ष्य या एविडेंस प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिनको जानना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि जो हड़प्पा नगर था, या मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर प्राप्त हुए हैं उन नगरों में एक विशेष प्रकार की समानता देखने के लिए मिलती है, ठीक है। जो भी नगर प्राप्त हुए हैं इस सभ्यता से, उस सभ्यता में हमें एक विशेष प्रकार की बात देखने के लिए मिलती है। वो बात क्या थी कि नगर जो थे वो एक स्ट्रक्चर या एक फॉर्मेट में सेट थे, मतलब सारे नगर लगभग एक जैसे ही थे।
तो उन नगरों में क्या विशेषता थी? तो नगरों में ये विशेषता थी कि नगरों को, या हम बात करें कि जैसे हम हड़प्पा की ही बात कर रहे हैं, तो भाई हड़प्पा को क्या किया था कि दो भागों में डिवाइड किया हुआ था, ठीक, या हम जिनको कह सकते हैं टीले, ठीक है। टीला मतलब क्या होता है? एक उठा हुआ भाग, ठीक है, इंग्लिश में जिसको आप माउंड भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक भाग जो था उसको वेस्टर्न माउंड, या आप क्या कह सकते हैं इसको, पश्चिमी टीला कह सकते हैं, ठीक है। और एक भाग जो था उसको क्या कह सकते हैं आप, पूर्वी टीला कह सकते हैं, ठीक। तो इसमें था क्या सिस्टम कि जो आपका नगर था या जो टाउन था, ठीक है, वो आपका पूर्वी भाग में था, ठीक है। और वेस्टर्न वाले पार्ट में अगर हम देखें तो इसको दुर्ग या गढ़ी के नाम से जाना जाता था, ठीक। और ये वाला जो भाग दुर्ग या गढ़ी के नाम से जाना जाता था, इसके चारों तरफ एक सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। इस बात को आपको समझना है कि नगर दो भागों में विभाजित था। एक भाग जो था उसको नगर या टाउन हम कह रहे थे, और इसके अंदर जो था वो मध्यम वर्ग के लोग रह रहे थे, निम्न वर्ग के लोग रह रहे थे, ठीक है, आम जनता रह रही थी, मजदूर किसान, इस तरीके के जो लोग हैं वो कहाँ रह रहे थे, नगर या टाउन के अंदर रह रहे थे। और इसको कहाँ रखा गया था? तो इसको पूर्वी टीले के ऊपर रखा गया था, ठीक है। और इसको हम किस में कह रहे हैं? हम पश्चिमी भाग या पश्चिमी टीले के अंदर इसको देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो पश्चिमी वाला जो भाग है इसको दुर्ग या गढ़ी के नाम से जाना जा रहा है, और इसको एक सुरक्षा प्राचीर से कवर किया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं भाई? प्रशासक कह रहे हैं, जो यहाँ प्रशासन करते होंगे, ठीक है। या जो पुरोहित हैं, ठीक है, या ऊंचे तबके के लोग हैं, वो यहाँ पर निवास कर रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। और इनकी सुरक्षा के लिए क्या किया? एक सुरक्षा प्राचीर या एक ऊंची सी एक दीवार हम कह सकते हैं जिसको बनाया गया होगा, ठीक है। और इस दीवार के अंदर ये निवास कर रहे होंगे या रह रहे होंगे, ठीक। इस तरीके की हमें एक बात यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, ठीक। कहाँ पर? हड़प्पा में। तो लगभग अगर हम देखें तो क्या हर शहर में या हर नगर में ऐसा ही कुछ था? तो बिल्कुल ऐसा था, पर कुछ अपवाद भी हैं जहाँ पर हमें तीन भाग देखने के लिए मिल रहे हैं, या एक ही भाग देखने के लिए मिल रहा है, या हो सकता है वहाँ सुरक्षा प्राचीर ना हो। तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे अपवाद भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, या अपवाद भी हमें प्राप्त आगे होंगे, ठीक। अब बात अगर की जाए कि भाई जो हड़प्पा है वहाँ से हमें कौन कौन से एविडेंस या कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर R37 नामक एक कब्रिस्तान का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है, ठीक। एक समाधि मिली है जिसे एच नाम दिया गया है, ठीक है, कैपिटल एच कुछ इसको नाम दिया गया, एक समाधि प्राप्त हुई है जिसको कैपिटल एच नाम दिया गया है। यहाँ पर तांबे की एक इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है। इक्का गाड़ी का मतलब होता है कि भाई कुछ एक चक्के की ऊपर बनाई गई गाड़ी को हम ऐसा कुछ कह सकते हैं, जिसमें एक बैल लगाया जाए, इस तरीके की कुछ एक गाड़ी है, ठीक है। उसकी एक पिक्चर मेरे पास है, मैं उसको लास्ट में आपको दिखा दूंगा, या आगे शायद कहीं लगी होगी ना। तो उस तरीके की गाड़ी को हम क्या कहते हैं? इक्का गाड़ी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तांबे की इक्का गाड़ी का साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है, जो तांबे की थी, ठीक है। सुरक्षा प्राचीर में आपको बता ही चुका हूँ कि जो पश्चिमी वाला भाग है, जो पश्चिमी टीला है, उस पर सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी जिसको दुर्ग या गढ़ी के नाम से जानते थे, और इस भाग में प्रशासक और पुरोहित निवास करते थे या रहते थे, ठीक। मध्यम वर्ग के लोग या आम जनता या मजदूर जो है, ठीक है, या जो भी शिक्षक हैं, जो लोग हैं, ठीक है, वो कहाँ रहते थे? वो यहाँ रहते थे इस भाग में, जिसको नगर या टाउन के नाम से जानते थे, ठीक। आगे हम बात करें तो यहाँ पर पुजारी की प्रस्तर या पत्थर की मूर्ति का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। मतलब पुजारी की पत्थर की मूर्ति का साक्ष्य यहाँ से एक प्राप्त होता है। प्रस्तर का अर्थ ही पत्थर होता है, तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। गर्भ से पौधा निकलने का भी एक साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक। तो ये भी आपसे कई बार वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं, या आपसे प्री एग्जाम में पूछ लेते हैं कि गर्भ से पौधा निकलने का साक्ष्य हमें किस स्थान से प्राप्त होता है या किस स्थान से मिलता है? तो आप बताएंगे हड़प्पा से, ठीक। तो लगभग चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, ठीक है, क्योंकि प्री एग्जाम में तो फैक्ट हमें याद रखने ही हैं, ठीक है। मेंस में भी हो सकता है भाई 5 नंबर में अगर आपको कभी हड़प्पा लिखने के लिए आता है, ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि भाई हमें यहाँ से ये प्राप्त होता है। पर अब एक रिस्क ये भी है साथ में कि भाई अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे 10 वर्ड में पूछा जा रहा है, तो हो सकता है कि आपसे इस तरह की चीज़ें भी पूछ ली जाएँ, ठीक है, जो हमें इसके अंदर प्राप्त हो रही हैं, ठीक। आपसे पूछ लें कभी कि भाई R37 जो कब्रिस्तान है, इसका साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप एक शब्द में बता सक रहे होंगे कि भाई हड़प्पा से प्राप्त होता है, ठीक है। या दो तीन चीज़ें एक साथ आपसे पूछ लें कि भाई R37 कब्रिस्तान है, एक समाधि है, या तांबे की एक गाड़ी है, ये तीन स्थान हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक। या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा से हमें क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो आप 3 नंबर में आसानी से लिख सकते हैं। तो आप 5-6 चीज़ों के नाम यहाँ बता सकते हैं कि भाई हमें R37 कब्रिस्तान मिलता है, एच नामक एक समाधि मिलती है, ठीक है, जिसको एच नाम दिया गया था, तांबे की एक गाड़ी मिलती है, ठीक। प्रस्तर की एक पुजारी की प्रस्तर से बनी हुई या पत्थर से बनी हुई एक मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त होता है। गर्भ से पौधा निकलने का साक्ष्य प्राप्त होता है। सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरों का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है, यहाँ से सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें हमें प्राप्त होती हैं। तो आप इन चीज़ों को इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस बात को आप ठीक तरीके से समझ पा रहे होंगे।
इस तरीके का जो भाग है उसको हम कह सकते हैं कि टीला जो है आपका वो कुछ इस तरीके से ये होगा। ठीक, बृहद स्नानागार की हम आगे मोहनजोदड़ो के समय हम अब बात करने वाले हैं, तो आप इसको इस फोटो को यहाँ पर देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा के अंदर ही हमें यहाँ पर कुछ जानकारियाँ या कुछ साक्ष्य और मिलते हैं। एक एफ टीला मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हमें गेहूँ और जौ के भी साक्ष्य मिलते हैं। अनाज में अगर हम बात करें तो हमें हड़प्पा से ही गेहूँ और जौ के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ 18 वृत्ताकार चबूतरे मिलते हैं, ठीक है। या कुछ यहाँ पर एक चबूतरे जैसा उठा हुआ एक भाग बना था, ठीक है, वृत्ताकार आकार का, ठीक है। अब इसके अलग अलग कारण हम निकाल सकते हैं या अलग अलग हम चीज़ें कह सकते हैं कि यहाँ इनको मिलने के पीछे यहाँ पर क्या कारण होगा। तो साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक ग्रेनरी या अन्नागार भी प्राप्त होता है, जो 6/6 या 6:6 की पंक्ति में कुल 12 कमरों का एक अन्नागार यहाँ पर प्राप्त होता है, जो इस तरीके से कुछ ग्रिड सिस्टम में आपका बना हुआ था, ठीक है। इसी के पास में कुछ चबूतरे मिले हैं, तो ऐसा हो सकता है कि लोग यहाँ पर अनाज को रखते हों, ठीक है, या इसके लिए इसका उपयोग करते हों, ऐसा कुछ कहा जा सकता है, ठीक है। 15 श्रमिकों के आवास का भी यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होता है। तो हमें ये चीज़ भी याद रखना है कि 15 श्रमिकों के आवास का साक्ष्य हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। 18 के लगभग हमें यहाँ पर वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त होते हैं। गेहूँ एवं जौ का साक्ष्य मिलता है। और यहाँ पर हमें अन्नागार मिलता है, जो 6/6, मतलब यहाँ पर 6 ब्लॉक्स बने होंगे और यहाँ पर भी 6 ब्लॉक बने होंगे। तो ये 6:6 में हमें, ये 6:6 में हमें ये प्राप्त होते हैं 12 कमरों का, ठीक है। तो ये अन्नागार है, इसका मतलब यहाँ पर अनाज रखा होगा, ठीक है। यहाँ पर श्रमिकों के आवास हैं, हो सकता है कि इस अनाज की सुरक्षा के लिए या इसके रखरखाव के लिए यहाँ पर इन्हें घर बनाकर दिया गया हो जिसमें ये रह रहे हो, ठीक। और हो सकता है कि इस अनाज को इस चबूतरे के ऊपर निकाल कर रखा जाता हो, या इसके ऊपर उसकी साफ़ सफाई की जाती हो, या उसको यूज़ किया जाता हो, या इसके अंदर भी रखा जाता हो। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है, या अलग अलग चीज़ें यहाँ पर सोची जा सकती हैं। पर इतना ज़्यादा हमें यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है। हमें केवल यहाँ पर ये देखना है कि भाई हमें यहाँ से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं, या इस तरीके के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं, ठीक। तो इतना लगभग सफिशियंट होगा। अगर हम इसको 5 नंबर में भी डिलीवर करना चाहें तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको 3 नंबर में भी लिखना चाहें तो इसको हम कंप्रेस करके या मर्ज करके हम 3 नंबर में भी बना सकते हैं, ठीक है। और इन केस अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आता है, निबंधात्मक क्वेश्चन आता है, या 11 नंबर में आपसे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों के बारे में पूछा जाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में विस्तार से चर्चा करें, तो 11 नंबर के अंदर आप 8 से 10 स्थल को, सेलेक्टेड जो स्थल हैं या जो काफ़ी फेमस हैं, उनको आप लेकर एक एक या दो दो लाइन में उनके बारे में चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। एक या दो आप छोटे छोटे ब्लॉक डायग्राम बनाकर भी चीज़ें बता सकते हैं कि भाई जैसे नगर है तो आप उसका डायग्राम बना सकते हैं, बता सकते हैं कि सुरक्षा प्राचीर से किस तरीके से घिरा हुआ है, ठीक है। और 2 भाग हैं, ठीक है, इस भाग का नाम क्या है, इस भाग का नाम क्या है, सेकंड भाग का नाम क्या है, ठीक है। किस भाग में किस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, तो इनके बारे में आप बता सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस बात को ठीक तरीके से समझ पा रहे होंगे, और आप इसको लिख कर ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि हम 11 नंबर में इसको बना सकें, ठीक है। क्योंकि आपकी कोशिश ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको खुद से लिख कर देखते हैं या डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं, तो एग्ज़ाम में आपको सीधा सीधा बेनिफिट मिल रहा होगा, ठीक। मेरे तरफ से चीज़ें आपको बिल्कुल बताई जाएंगी, ठीक है। हम बिल्कुल इसको लिख कर देखेंगे, ठीक है। और जो नोट्स आपके होंगे उसमें उस फॉर्मेट में भी आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट साइट की हम बात करते हैं, तो हमें अगली साइट या नेक्स्ट साइट हमें पढ़नी है यहाँ पर मोहनजोदड़ो, या इसी को मोहनजोदारो भी कहा जाता है, ठीक। सबसे पहले हम खोजकर्ता के बारे में बात यहाँ पर करेंगे कि इसके इन्वेंटर कौन थे, ठीक है, या कब इसकी खोज करी गई। तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी गई है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि भाई हड़प्पा मिलने के 1 साल के बाद ही हमें मोहनजोदड़ो मिलता है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि भाई 1 साल बाद मतलब 22, तो दोनों ही चीज़ें आप मर्ज करके याद कर सकते हैं, ठीक। व्यक्ति का नाम अगर हम बात करें कि किस व्यक्ति के द्वारा इसे खोजा गया था, तो राखल दास बनर्जी व्यक्ति का नाम आता है, ठीक। तो आप फिर वही अप्रोच यहाँ पर लगा रहे होंगे कि भाई अगर हमसे पूछा जाता है 3 नंबर के अंदर, तो हम यहाँ पर सबसे पहले 1922 लिख देंगे, स्लैश करके हम लिख देंगे राखलदास बनर्जी, ठीक। और आगे अपनी बात हम करते हुए भौगोलिक स्थिति में हम लिखेंगे
पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना डिस्ट्रिक्ट या लड़काना जिला जो है, ठीक है, उसमें सिंधु नदी के तट पर आपको ये मिलता है मोहनजोदड़ो। ठीक, तो ये आप आसानी से बता पा रहे होंगे। ठीक, ध्यान रखें कि हड़प्पा जो था, ठीक है, वो हमें पाकिस्तान में ही मिल रहा था, पर पंजाब प्रांत में मिल रहा था, पश्चिमी पंजाब प्रांत में। ठीक, और ये जो है आपको वो मिल रहा है आपको सिंध प्रांत में। तो आसानी से आप इस बात को याद रख सकते हैं कि दोनों में भाई डिफरेंस हमें बनाकर चलना है। साथ ही साथ हमने मैप में भी इनको देखा हुआ था। ठीक, तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर लेकर चलना है। एक तो खोजकर्ता के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, दूसरा इसकी पोजीशन या भौगोलिक स्थिति क्या है। तो दो पॉइंट आपके बन जाते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो इससे संबंधित कुछ चीज़ें और हैं क्या, तो बिल्कुल। तो मोहनजोदड़ो जो है इसके अन्य नाम भी हैं। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। सिंधी भाषा में अगर हम बात करें तो इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, माउंटेन ऑफ डेथ। ठीक, माउंटेन ऑफ डेथ या माउंट ऑफ डेथ सिंधी लैंग्वेज में या सिंधी भाषा में इसको कहा जाता है। दूसरा, इसको प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। इसके पीछे कुछ मान्यताएं हैं या कुछ ऐसा कहा जाता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो रहा था या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा था, ठीक है, तो ये माना गया है, एक विचारधारा है जिसमें ये बताया गया है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर आक्रमण कहीं ना कहीं किया है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं उन लोगों को, ठीक है, मारा है। ठीक है, और मारने के बाद, ठीक है, उनकी लाशों को या उनके कटे हुए शरीरों को एक के ऊपर एक करके इस तरीके से रखते गए हैं और एक टीला सा यहाँ पर बन गया है, एक पहाड़ जैसा कुछ आकृति यहाँ पर बन गई है। जब रिसर्च की गई या देखा गया या पाया गया इतिहासकारों के द्वारा कि भाई यहाँ पर हड्डियों के कंकाल या हमें माउंटेन ऑफ डेथ जैसी एक सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जो मरे हुए लोग हैं उनका ही टीला यहाँ पर बना हुआ है, मृतकों का टीला इसे इसीलिए कहीं ना कहीं इसे कहा गया है सिंधी भाषा में। ठीक है, तो इसके पीछे अलग अलग मत हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं, पर बात वही आ जाती है कि भाई चीज़ें पुख्ता है क्या, 100% सही है क्या। ठीक है, तो ये वाली बात आ जाती है। बट आप बुक्स में पढ़ेंगे या यूपीएससी के लिए आप चीज़ें देख रहे होंगे तो आप जब डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक फैक्ट या एक रीज़न इसका ये बताया गया होगा या मिल रहा होगा कि इसे क्यों मृतकों का टीला या माउंटेन ऑफ डेथ कहा जाता है। ठीक, तो एक छोटा सा कारण मैंने उसका रीज़न बताया, पर उसको आपको मेंशन नहीं करना या लिखना नहीं है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, आप सिंपली बता सकते हैं कि इसको मृतकों का टीला कहा जाता है सिंधी भाषा में। ठीक है, प्रेतों का टीला कहा जाता है। प्रेतों का टीला भी आप इसी से कह सकते हैं भाई, जब मृत लोगों को या मरे हुए लोगों को जब एक के ऊपर एक वहाँ पर रखा जाता है या एक पहाड़ सा बना दिया जाता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मरने के बाद उनकी आत्मा जो है वो कहीं वहीं कहीं घूम रही होगी, इस तरीके की चीज़ निकल कर आ रही होगी, तो इसीलिए इसे प्रेतों का टीला भी आप कह सकते हैं। बाद में फिर इसे स्तूप टीला भी कहा गया, और ये हम आगे इतिहास में पढ़ेंगे कि कनिष्क के द्वारा यहाँ पर कुछ स्तूप बनवाए गए थे, तो इसे स्तूप का टीला भी कह देते हैं। उसी जगह पर बनवाए गए थे कुछ स्तूप, तो इसे स्तूप का टीला भी कह देते हैं। जब हम कनिष्क को पढ़ेंगे तो समय पीरियड में हम इस बारे में काफ़ी डिटेल में बात कनिष्क के बारे में करेंगे। ठीक है, सिंध का बाग भी इसे कहा जाता है। तो ये कुछ चार नाम हैं। अब हो सकता है, मैंने इसलिए इसको मेंशन किया है कि हो सकता है भाई 3 नंबर में आपसे पूछ ले कि मोहनजोदड़ो के अन्य नामों को बताएं। ठीक है, 3 मार्क्स में अगर आपसे पूछा जाता तो आप ये 4 पॉइंट आसानी से रख सकते हैं और आपके 10 शब्द जो भी हैं वो कंप्लीट भी हो रहे होंगे, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि भाई नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है, फेसबुक पेज के ऊपर या मैं अलग अलग जगह उनको आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पर नोट्स का बेनिफिट आपको तभी मिल रहा होगा, ठीक है, जब आपने लेक्चर देखा होगा। ठीक है, लेक्चर को आपने ध्यान से समझा होगा या ध्यान से देखा होगा। एक बार भी अगर आप लेक्चर को ठीक से देख लेते हो तो फिर नोट्स आपको आसान लगेंगे। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आपको लगेगा कि हाँ हमने ही इस तरीके से समझा है, तो हमने ही इन चीज़ों को लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप केवल ओनली नोट्स के ऊपर काम करोगे, आप सोचोगे कि हम इससे पढ़ लेते हैं तो हम तो पढ़ तो आप लोग ये चीज़ें समझ में आपको आ जाएंगी, पर उतना बेहतर तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही होंगी। ठीक है, तो इसलिए लेक्चर को आप ज़रूर देखें। ठीक है, या जो भी जिन भी लोगों के पास नोट्स हैं, ठीक है, या डाउनलोड किए हैं, तो आप लेक्चर को ज़रूर देखें। इस बात को मैं हर बार मेंशन भी करता हूँ और आपको बताता हूँ। ठीक है, लेक्चर को आप पूरा भी देखें। ठीक है, और नोट्स को आप तभी यूज़फुल अपने लिए यूज़फुल मान सकते हैं। ठीक है, या आप इससे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जब आपने लेक्चर को देखा होगा और चीज़ों को समझा होगा, तो हर एक लिखा हुआ पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पॉइंट कैसे बन रहा है या किस तरीके से ये सामने आ रहा है। ठीक, अगर हम यहाँ प्राप्त साक्ष्यों की बात करते हैं या एविडेंस की बात करते हैं कि भाई हमें यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है या मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला हुआ है, ठीक, तो बृहत्तम या विशाल अन्नागार हमें मिला हुआ है। ठीक है, जिसको हम ग्रीनरी हाउस भी कह सकते हैं। ठीक है, लार्ज ग्रीनरी या ग्रीनरी। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पर कि हमें सबसे बड़े साइज का या सबसे विशाल आकार का अन्नागार मिला है। ठीक है, ठीक, अन्नागार के साक्ष्य या ग्रीनरी के साक्ष्य हमें हड़प्पा में भी मिले हैं, पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा वहाँ मिला है। सबसे बड़ा यहाँ लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये बृहत्तम आकार का होगा और काफ़ी विशाल
ये रहा होगा तभी इसमें हम इस शब्द को जोड़ रहे हैं। तो शब्द का मतलब यहाँ है इसीलिए इसको लिखा गया है। ठीक है, फिर हम अब बात करते हैं बृहद या बड़े आकार में या अद्भुत आपको या आश्चर्यजनक क्या मिला है, यहाँ पर स्नानागार मिला हुआ है। ठीक है, इसका आकार भी काफ़ी बृहद या विशाल बताया जा रहा है। और ये आश्चर्यजनक क्यों है तो इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा डिटेल में चर्चा आगे करने वाले हैं। ठीक, कि आश्चर्यजनक ये क्यों है। ठीक, फिर आगे आप देखोगे कि विशाल सभा भवन मतलब असेंबली जिसको हम कह सकते हैं, विशाल सभा भवन या महाविद्यालय जैसे कुछ हमें साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक, हो सकता है कि लोगों की सभा वहाँ लगाई जाती हो या किसी तरीके की शिक्षा या एजुकेशन के लिए ये बनाया गया हो, तो ऐसे अलग अलग अनुमान यहाँ से निकाले जा सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ आप देखते हो कि यहाँ पर नृत्य करती हुई कांसे की एक 10 इंच की लगभग साइज़ की करती हुई कांसे की हमें एक मूर्ति प्राप्त यहाँ पर होती है जिसकी साइज़ लगभग 10 इंच के आसपास बताई गई है। ठीक, साथ ही साथ आप देखोगे पशुपतिनाथ की मूर्ति का भी यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होता है या मूर्ति भी एक प्राप्त होती है यहाँ पर। ठीक है, सर्वाधिक मोहरों का साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होता है। देखो इसके पहले हमने पढ़ा था सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें और यहाँ पर केवल लिखा है क्या, सर्वाधिक मोहरें। तो दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लेक्चर देखना जरूरी है ना। लेक्चर में आपको चीज़ें बताई जाएंगी कहाँ आपको क्या पॉइंट पर क्या काम करना है या कहाँ किस चीज़ को आपको किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो इस बात को आप समझें, क्योंकि अगर आप केवल नोट्स पढ़ोगे तो हो सकता है भाई आपको कन्फ्यूजन हो जाए ना। ठीक है, और आपको लगे कि चीज़ें गलत बताई गई हैं, तो इसीलिए लेक्चर देखना जरूरी है। ठीक है, तभी नोट्स आपके लिए बेनिफिशियरी होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स के अंदर रखने की कोशिश करी है, स्लाइड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डालने की कोशिश करी है कि भाई आपको अलग से चीज़ें ना पढ़नी पड़े, इसमें ही आपको कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड हो रहा हो, ये चीज़ें मिल रही हों। तो सर्वाधिक अभिलेखीय मोहरें यहाँ पर मिलती हैं और लगभग बताया जाता है इनकी संख्या 1200 के आसपास मानी जाती है। ठीक, कपास का भी साक्ष्य यहाँ पर मिलता है, सूती कपड़ा या जिसको हम कॉटन कहेंगे। ठीक है, सिलबट्टा, मिट्टी के तराजू आदि चीज़ों का भी हमें साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। तो कभी एग्जाम में अगर इस तरीके की चीज़ें लिखी हों कि भाई कपास का, सूती कपड़े का या सिलबट्टा का या मिट्टी के तराजू का साक्ष्य हमें किस स्थान से प्राप्त होता है, तो बड़े आसानी से बता पा रहे होंगे मोहनजोदड़ो से हमें ये प्राप्त होता है। ठीक, मोहरों का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप बता पाएंगे मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, तो आप बता पाएंगे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ठीक, कांसे की मूर्ति या 10 इंच की मूर्ति अगर आपसे पूछी जाए या नृत्य करती हुई डांसिंग मूर्ति आपसे पूछी जाए, डांसिंग स्टैचू आपसे पूछा जाए, तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। सभा भवन आपसे पूछा जाए या महाविद्यालय आपसे पूछा जाए तो भी आप कैसे कहेंगे कि मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। आश्चर्यजनक स्नानागार की हम बात करें, ठीक है, या बृहद स्नानागार की बात करें हम, ठीक है, ग्रेट बाथ की हम बात करें, तो ये भी आपको कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त होता है। विशालतम या बृहद अन्नागार या ग्रीनरी हाउस हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे कि हमें यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक, तो लगभग चीज़ें आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि भाई हाँ इस तरीके की चीज़ें हमें सारी की सारी यहाँ से प्राप्त हो रही हैं और एक सीक्वेंस में आप चीज़ों को याद भी रख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि घोड़ा, शेर, ऊँट या गाय आदि का हमें अभी तक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, हमने जो 2 स्थल पढ़े हैं इनमें हमें कहीं ऐसा दिखा नहीं है या कहीं हमें ऐसा नहीं लगा कि भाई कहीं घोड़ा प्राप्त हो रहा हो, शेर, ऊँट, गाय, तो इनके कोई साक्ष्य हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। पशु संबंधी हमें कोई साक्ष्य नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक, इसके पहले आप इनको देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई हमने पाषाण काल पढ़ा था या नवपाषाण काल पढ़ा था, तो वहाँ पर डॉग को या कुत्ते को पालतू बनाया गया। ठीक है, और हमें कुछ अन्य, ठीक है, एनिमल्स के भी अवशेष वहाँ पर देखने के लिए मिल रहे थे या चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। पर हमें अभी यहाँ तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमें अभी यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में किसी प्रकार के एनिमल का कोई साक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक, तो हम ये मान के चल रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर सबसे आश्चर्यजनक इमारत ग्रेट बाथ आपको मिलता है या विशाल स्नानागार यहाँ पर मिलता है। और आपको ठीक तरीके से याद होगा कि 2015 में हमने डिस्कस किया था कि भाई 2015 में 2015 के 3 मार्कर के अंदर आपसे ये पूछा भी गया था। ठीक है, विशाल स्नानागार या द ग्रेट बाथ। ठीक, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाएगा। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात भी बताई थी कि भाई जो शहर था या जो नगर था वो 2 भागों में डिवाइड था। एक तो आपका कौन सा था, ईस्टर्न पार्ट था मतलब पूर्वी भाग था, और दूसरा आपका क्या था, पश्चिमी भाग था। ठीक, ये चीज़ मैंने आपको बताई। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि जो आपका पूर्वी भाग है उसको हम नगर या टाउन कह रहे हैं, और यहाँ पर सामान्य से लोग या आम नागरिक यहाँ पर रह रहे हैं, जैसे मजदूर वर्ग है या किसान है, तो इस तरीके के लोग, शिक्षक यहाँ पर रह रहे हैं। और जो आपका पश्चिमी वाला भाग है इसको दुर्ग कहा गया है और इसके चारों तरफ एक सुरक्षा प्राचीर बनाई गई है जिससे इसको कवर किया गया है। और इस भाग में आप देख पा रहे हैं कि जो प्रशासक वर्ग है या जो आपके पुरोहित हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक, सो ये वाला भाग भी आप देखेंगे या ये वाला शहर भी देखेंगे कि सेम स्ट्रक्चर के ऊपर बन रहा है। इसीलिए तो कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में नगरों का जो प्लान है, जो आपका
सिस्टम है वो लगभग सेम है, एक प्लान के तहत चीज़ें बनाई गई होंगी, है ना। जब तो चीज़ें सेम है कि भाई यहाँ ये नगर ऐसा है और यहाँ ये नगर भी ऐसा है, ठीक है। पर अगर हम वर्तमान में देखें तो हमें चीज़ों में भिन्नता देखने मिलती है। अगर आप दो महानगरों को देखेंगे तो क्या उनमें सिमिलरिटी होगी या सेम बनाए गए होंगे, तो नहीं होंगे, है ना। ठीक। तो स्मार्ट सिटी वाले जो प्लान है उसमें आप इस बात को रख सकते हैं, या इस बात को आप कह सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर को आप बता सकते हैं, ठीक। तो अब अगर हम बात करते हैं विशाल स्नानागार की या द ग्रेट बात की अगर हम बात करते हैं, तो आप देखते हैं कि ये जो था इसका आकार काफ़ी ज़्यादा बृहद या काफ़ी ज़्यादा बड़े आकार का ये था, है ना। और इसमें बताया गया है कि काफ़ी मजबूती से ये बनाया गया था। अगर हम देखें तो 2000 साल अभी आपके पास ये हो जाते हैं, ठीक है, ज़ीरो के बाद या एडी में, ठीक है। और आप देखें इसके 3000 साल या 4000 साल पहले, मतलब आप ये देखें कि 5 से 6 हज़ार साल पहले अगर कोई चीज़ बनाई गई है और वो 5-6 हज़ार साल से अभी भी सुरक्षित है या हमें उसी तरीके से देखने के लिए मिल रही है। जैसे आपने देखा कि भाई मोहनजोदड़ो की जब खुदाई करी गई होगी, ठीक है, या इसको जब अस्तित्व में ये आया होगा, तब आप इसको जब देखा होगा तो ये सही कंडीशन में मिला है, तभी तो हम इसके बारे में इतना ज़्यादा बता पा रहे हैं या सारी चीज़ें बता पा रहे हैं कि भाई इसमें, ठीक है, नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, ठीक है। इस तरीके से हम चीज़ें बता पा रहे हैं। एक इमेज में आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे पानी में या जो पूल है उसमें जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ आवास भी बने हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है। और इसका जो सिस्टम था वो काफ़ी बेहतरीन था। यहाँ पर एक कुआं भी बना हुआ है जिससे इसको भरा जाता था, ठीक है। इसके पानी को निकालने के लिए भी एक सिस्टम बना हुआ है अंडरग्राउंड, जिससे इसका पानी बाहर निकाला जा सकता था। तो इस तरीके की चीज़ें आप देखो कि कहीं ना कहीं इसमें टेक्नोलॉजी का बेहतर तरीके से यूज़ किया हुआ है। कहीं ना कहीं हमें इसमें प्रौद्योगिकी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी नज़र आती है, ठीक है। चीज़ों को जो बनाने का तरीका है, जो टेक्नोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, ठीक। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर बनाई, जैसे कि लिखा हुआ है आपका कि कुआं जो बना हुआ है वो पानी भरने के लिए बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक सिस्टम बना है जिससे जल निकासी या ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है कि भाई इसके पानी को अगर हमें बाहर निकालना है तो हम किस तरीके से बाहर निकाल रहे होंगे, ठीक है। ठीक, दिशा की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ठीक है। इसका भी विशेष महत्व रखा गया है। सामाजिक पूजा समारोह या जल पूजा के साक्ष्य भी यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें हम ये कह सकते हैं कि, ठीक, इसको जब अरेंज किया होगा तो कहीं ना कहीं उसमें वास्तु या इन सारी चीज़ों को जोड़कर भी देखा होगा, तभी दिशा के हिसाब से चीज़ें बनाई गई। जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा कि जब अनुष्ठान होते हैं या चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो मूवी में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। बीच में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये पूल या कुंड बना हुआ है, ठीक। अगर हम बात करें तो इसकी साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलती है। जिसमें हम बात करें तो इसकी लंबाई को 11.88 मीटर बताया गया है। साथ ही साथ इसकी चौड़ाई जो है उस चौड़ाई को 7.01 मीटर बताया गया है, मतलब 7.01 मीटर आपका 7.01 मीटर इसको बताया गया है। इसकी गहराई की अगर हम बात करते हैं तो 2.43 या 2.43 मीटर इसकी गहराई को भी बताया गया है। आप इसको फिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप एग्जाम में एज इट इज़ लिख सकते हैं कि 11.88 जो है, ठीक है, मीटर वो इसकी लंबाई है। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 7.01 मीटर है, और गहराई की बात करें तो 2.43 मीटर है, ठीक। तो कोशिश करें कि आपको ये फैक्ट याद हो जाए, ठीक है। जैसे अगर आपको ये 5 नंबर में या 3 नंबर में लिखने आता है तो अगर आप ये फैक्ट मेंशन कर रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट उससे कॉपी के ऊपर पड़ रहा होगा, ठीक। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि यहाँ पर पुरोहितों के आवास का साक्ष्य भी प्राप्त होता है, ठीक है। आई थिंक ये आपका साक्ष्य लिखा होना चाहिए, ठीक है, तो इसको भी करेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। पुरोहितों के आवास का साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक। एविडेंस की हम बात कर रहे हैं, तो उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा, ठीक। तो बृहद स्नानागार के ऊपर आप बड़े आसानी से बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए हैं, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को भी कोट कर सकते हैं कि जॉन मार्शल के द्वारा ये कहा गया था या इन्होंने ये कहा था कि ये विश्व का सबसे आश्चर्यजनक निर्माण है, ठीक। जॉन मार्शल के अनुसार यहाँ पर 7 बार बाढ़ आने के भी प्रमाण मिले हैं, ठीक है, मोहनजोदड़ो के अंदर, ठीक। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 35 से 40 हज़ार के आसपास यहाँ की जनसंख्या या पॉपुलेशन बताई जाती है। ये कैलकुलेशन किया होगा इतिहासकारों ने, ठीक है, या पुरातत्वविदों ने, ठीक है, उस आधार पर ये मेंशन किया है या बताया हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट्स को आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि इसे तत्कालीन समय की या उस टाइम पीरियड का सबसे आश्चर्यजनक इमारत माना गया, और ये कहा गया है कि अन्य सभ्यताओं से भी ये भिन्न था या आश्चर्यजनक ये था, ठीक है। इसका आकार काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ठीक है।
इसमें जो तकनीकें यूज़ हुई हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, ठीक है, तो वो काफ़ी अनोखी थी, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप एक चीज़ और याद रखें कि यहाँ से पशुपतिनाथ की मुहर या एक सील भी प्राप्त हुई है, ठीक है। पशुपतिनाथ की जो मुहर है या सील है, उस पर हम अगर बात करें तो हमें कुछ 6 एनिमल के बारे में जानकारी मिलती है, या ये बने हुए दिखाई देते हैं, जिनमें हाथी आपका यहाँ बना हुआ है सबसे ऊपर साइड, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें तो बाघ का चित्र यहाँ पर बना हुआ है, ठीक। नीचे साइड अगर हम बात करें यहाँ पर तो हिरण का चित्र यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ भी हिरण का ही चित्र बना हुआ है, ठीक है, मतलब, ठीक है। और यहाँ पर भैंसा बना हुआ है और यहाँ पर गैंडा बना हुआ है, मतलब हम 5 चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात कर पा रहे हैं, हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा और हिरण, ठीक है। हिरण दोनों साइड यहाँ पर एक एक बने हुए हैं, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से ये 6 हो जाती है काउंटिंग, ठीक है, और 5 एनिमल हमें यहाँ पर मिल रहे होते हैं। तो याद रखें पशुपतिनाथ की मुहर यहाँ पर मिली हुई है, ठीक है, इस तरीके की। सो इतनी चीज़ों को आपको कम से कम यहाँ पर याद रखना है। बृहद स्नानागार, जैसे कि आप यहाँ पर फोटो में या पिक्चर में देख पा रहे हैं कि भाई कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है, काफ़ी मोटी ये दीवारें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिनके द्वारा इसको बनाया गया होगा, ठीक है। ईंटों का प्रयोग सामान्यतः आप यहाँ पर देख रहे हैं, या पत्थर या ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया गया होगा, ठीक है। इस तरीके से ये कुंड बना होगा। इसी का मैंने एक ब्लॉक डायग्राम वहाँ बनाने की कोशिश करी थी, जिससे चीज़ें आप और बेहतर तरीके से समझ पा रहे हो, ठीक। यहाँ पर कुएँ वगैरह बने होंगे जिनसे पानी इसके अंदर अंडरग्राउंड तरीके से पानी इसके अंदर आ भी जाता था, ठीक है। और ड्रेनेज या पाइप सिस्टम यहाँ पर बना होगा कुछ, जिससे पानी बाहर चला भी जाता है, ठीक। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रही है, ठीक। उतरने के लिए सीढ़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। तो जैसे आप वर्तमान में स्विमिंग पूल को देख सकते हैं, ठीक है, कुछ उस तरीके की संरचना हमें आज से लगभग 5,000 साल पहले देखने के लिए मिल रही है, ठीक। तो इस बात को आप अगला जो स्थल हमारा है, उस स्थल का नाम है चहुंदड़ो, ठीक। चहुंदड़ो की अगर हम बात करते हैं तो इसके खोजकर्ता जो थे, ठीक है, या इसकी जो खोज है वो 1931 में इसकी खोज होती है गोपाल दास मंजूमदार के द्वारा, ठीक। गोपाल दास मंजूमदार जो हैं ये चहुंदड़ो नामक स्थल की खोज करते हैं, या इनके द्वारा ये खोज करी जाती है, ठीक। भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर हमें प्राप्त होता है, या सिंधु नदी के तट पर हमें ये मिलता है। तो हम पढ़ने का हमारा तरीका सेम होगा, हम खोजकर्ता के बारे में देखेंगे, या हम नाम देखेंगे, या हम डेट देखेंगे अगर हमें पता होगी तो इसके पहले आपने दो जो पढ़े थे वो 1921 और 1922, ठीक। यहाँ पर आप देखोगे तो 1931 आपको याद रखना है। तो आप याद करने का तरीका अपना बना सकते हैं कि भाई 1921 में पहला स्थल मिला था, उसी के 10 साल के बाद हमें क्या मिल गया, चौहुदड़ो मिल गया। तो अब डेट नहीं रटनी पड़ेगी, आपको आसानी से याद होगा कि हाँ इसके 10 साल बाद हमें मिल गया, ठीक। और वहाँ हमने क्या याद किया था कि भाई हमें हड़प्पा जो है वो 1921 में मिल रहा है, तो इसके 1 साल के बाद ही हमें क्या मिल गया, तो मोहनजोदड़ो मिल गया। तो आप कुछ इस तरीके से चीज़ें फिट बिठा सकते हैं, या चीज़ों को फिट कर सकते हैं, ठीक है। और आसानी से डेट्स वगैरह है या नाम है या चीज़ें हैं तो उनको आसानी से याद रखा जा सकता है मेंस के लिए, ठीक है। क्योंकि मेंस में जब तक चीज़ें आपको परफेक्ट याद नहीं होगी, अगर आप कुछ गलत लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फिर आपकी बन रही होगी। तो इसलिए चीज़ों को याद रखना आवश्यक है, पर उनको रटना नहीं है, उसके लिए परेशान नहीं होना है ना। हमें कोई एक लॉजिक या कोई एक तरीका ढूंढ लेना है जिससे हम चीज़ों को याद रख पा रहे हो, ठीक। बात आती है कि भाई चहुंदड़ों से क्या प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक अपवाद क्या है कि भाई चहुंदड़ो जो है उसमें अपवाद ये है कि यहाँ किसी भी भाग में दुर्ग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो आपको इस चीज़ को विशेष याद रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, उसके पीछे कारण है कि भाई प्री एग्जाम में सवाल बन सकता है, ठीक। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई एक ऐसी जगह का नाम बताओ, या कौन सा इनमें से एक 4 ऑप्शन आपको देकर पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा एक नगर ऐसा है या भाग है, ठीक है, या साइट है या स्थान है जहाँ पर हमें दुर्ग का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, दुर्ग का या गढ़ी का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो आप क्या बताएंगे, चहुंदड़ो। चहुंदड़ो से हमें दुर्ग का या गढ़ी का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, ठीक। और ये भी आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जहाँ भी स्थित था उसके दक्षिण में चहुंदड़ो आपको मिल रहा है, ठीक। तो मोहनजोदड़ो अगर यहाँ है तो इसके साउथ में या दक्षिण में आपको क्या मिल रहा है, चहुंदड़ो मिल रहा है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक। क्योंकि पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो के दक्षिण में हमें कौन सा साइट या कौन सा स्थल देखने के लिए मिलता है, ठीक है, पाकिस्तान में। तो आप क्या बताओगे, चहुंदड़ो, ठीक। अब बात आती है कि चहुंदड़ों से हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक। तो चहुंदड़ों से एक मिट्टी की जो कच्ची ईंट है, उस मिट्टी की कच्ची ईंट के ऊपर हमें 2 एनिमल के पैर के साइन मिले हैं या निशान मिले हैं, ठीक। ये आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि एक कच्ची ईंट के ऊपर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पैर के निशान प्राप्त हुए हैं, और ईंट क्या थी, कच्ची थी। तो आप कुछ ऐसा समझें कि मान के चलो कि कोई एक मिट्टी की ईंट को अगर बनाया जाए, ठीक है,
है ना, और उस ईंट के ऊपर अगर अपना पैर आप रखेंगे या अपना हाथ आप रखेंगे तो उस पैर उसके ऊपर कुछ निशान छूट जाएंगे, है ना। जब वो ईंट सूखेगी तो हो सकता है कि वो निशान या वो फिंगरप्रिंट्स आपको बाद में एज इट इज़ देखने के लिए मिल रहे हो, ठीक। तो उसी तरीके की कुछ यहाँ पर घटना हुई होगी, है ना, इसीलिए ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल रही है। और वो ईंट सुरक्षित थी, इसीलिए हम उस चीज़ को देख पा रहे हैं कि उस ईंट के ऊपर बिल्ली या कुत्ते के पैर के निशान को देखा जा रहा है, ठीक। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हैं कि यहाँ से कुछ और चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं। चहुंदड़ों से एक मेकअप किट प्राप्त हुई है, ठीक है, महिलाओं की एक मेकअप किट प्राप्त हुई है। और इस मेकअप किट में कुछ कॉस्मेटिक या इस तरीके के कुछ आइटम प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे हम लिपस्टिक की अगर बात करें, इत्र की बात करें, कंघी की बात करें, या इस तरीके की और भी चीज़ें, अन्य चीज़ें हैं जो मेकअप किट में होती हैं, वो यहाँ सामान्यतः प्राप्त हुई होंगी, ठीक। तो ये कहने का आशय यहाँ पर है, ठीक। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पर एक मोहर उत्पादन या उत्पादक केंद्र भी प्राप्त हुआ है। उत्पादक केंद्र का मतलब है जहाँ पर मोहरों को बनाया जा रहा होगा, उसका प्रोडक्शन किया जा रहा होगा, उनका उत्पादन किया जा रहा होगा, वो यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक। मनका या खिलौना बनाने का कारखाना यहाँ से प्राप्त हुआ है। मनका का मतलब होता है एक, आप ये कह सकते हैं कि मोती या एक जो धागे में पिरोया जाता है, ठीक है, तो उसको आप मनका कह सकते हैं, ठीक है। तो वो उसको बनाने का या खिलौने बनाने का जो कारखाना है, तो जो फैक्ट्री है, वो यहाँ पर प्राप्त होती है। तो कई बार ये प्री में बनते हैं क्वेश्चन, ये फैक्ट बनते हैं कि मनका या खिलौना बनाने का कारखाना, मनका या खिलौना बनाने का कारखाना हमें इनमें से किस एक स्थान से प्राप्त होता है। तो आप चहुंदड़ों का नाम यहाँ पर याद रखेंगे। औद्योगिक शहर भी इसको माना जा रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उद्योग आपको देखने के लिए मिल रहे हैं कि भाई खिलौने बनाने की फैक्ट्री है, मोहर उत्पादन का केंद्र है, तो इसको औद्योगिक शहर हम बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक। कांसे की खिलौना गाड़ी यहाँ पर प्राप्त हुई है, एक कांसे की खिलौना गाड़ी यहाँ पर प्राप्त हुई है, ठीक है। दबात भी एक प्राप्त हुई है, ठीक है। मिट्टी की बनी एक बैलगाड़ी का प्रतिरूप भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके की बैलगाड़ी है, कुछ इसी तरीके के आकार की भी। आप अभी हमने बात करी थी कि कुछ इक्का गाड़ी जो है वो इसी आकार की कुछ यहाँ पर होगी, ठीक। और इसको आप यहाँ पर बैलगाड़ी कह रहे हैं, जहाँ पर दो बैलों को लगाया जाता है, ठीक है। और इस तरीके की जो गाड़ी होती है उसको हम बैलगाड़ी यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये भी मिट्टी की बनी हुई यहाँ पर प्राप्त हुई है। अब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट एग्जाम में बन सकती हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि मिट्टी की बैलगाड़ी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो आप याद रखें कि चहुंदड़ो नामक स्थान से प्राप्त होती है, ठीक। तो फैक्ट को जरूर याद रखें, क्योंकि ये फैक्ट आपको प्री प्लस मेन्स दोनों ही जगह हेल्पफुल होंगे। अगर मेन्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर या 3 नंबर के अंदर चहुंदड़ो, तो इनमें से चीज़ों को आप उठा के वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको यहाँ से अपनी सामग्री है उसको लेना है और उसके बाद उसका यूज़ एग्ज़ाम में करना है, ठीक। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो उम्मीद से बेहतर आप चीज़ों को कर पा रहे होंगे, ठीक है। जब आप इसको लिख कर खुद देखोगे या सेल्फ आप जब इसको करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होगा, ठीक है, और चीज़ें भी आप बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कालीबंगा की। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा का जो अर्थ है या इसका मतलब जो है वो मतलब क्या होता है या इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये आती है। तो इसका मतलब या कालीबंगा जो शब्द है इसका मतलब जो है वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक। अब मतलब इसका हम ये भी निकाल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि काले रंग की चूड़ियाँ जो हैं, ठीक है, ये मिली होंगी तो उन्हीं के आधार पर इसका कहीं ना कहीं नामकरण किया होगा या इसका नाम रखा होगा और बाद में इसको फिर कालीबंगा नाम दिया होगा, ठीक। तो ऐसा हम इसको कनेक्शन कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कालीबंगा का मतलब जो है वो काले रंग की चूड़ियाँ हैं, मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त हुआ होगा या काले रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई होंगी, इसी कारण इसका नाम ऐसा कुछ बनाया गया, ठीक। खोजकर्ता की बात करते हैं तो 1953 या 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा इसको खोजा गया था, ठीक। अभी हमने जो देखा स्थल चहुंदड़ो वो आपका 31 में खोजा गया, ठीक है, मतलब उसके 10 साल के बाद, ठीक। फिर आप चाहें तो इसमें, ठीक है, 22 सालों को और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या जिस भी तरीके से आप याद रख सकें आसानी से उसको आप याद रखें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डेट मेंशन है तो हम लिखेंगे तो काफ़ी उससे अच्छा इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा होगा 1953। या हो सकता है कि भाई एमपीपीएससी प्री एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि डेट्स वाले क्वेश्चंस आपके 2 3 4 क्वेश्चंस बनते ही हैं हर बार एग्ज़ाम के अंदर, तो उनमें भी चांसेस हैं पूछने की कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कालीबंगा को कब खोजा गया था या कब ये सामने आया था। तो 1953 आपको याद यहाँ पर रखना होगा, और अमलानंद घोष जो नाम है वो नाम भी आपको याद यहाँ पर रखना होगा। अब नाम को आप कनेक्शन बिठा के भी इसको याद रख सकते हैं, किसी तरीके का निमोनिक्स आप बना के इसको याद रख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं उनसे आप आसानी से इसको याद रख पा रहे होंगे। भौगोलिक स्थिति की हम अगर बात करते हैं या जोग्राफिकल पोजीशन की हम बात करते हैं या सिचुएशन की हम बात करते हैं कि भाई ये कहाँ पर स्थित है, ठीक।
तो ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर हम देखें वर्तमान में, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आप देखेंगे तो वर्तमान में इसका नाम गंगानगर है। ठीक है, इसी में घग्गर नदी के किनारे या इसके तट पर ये स्थित था। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक, आगे अगर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर यहाँ सेम ही देखने मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पूर्वी भाग है आपका और ये पश्चिमी भाग है। ठीक है, और यहाँ सुरक्षा प्राचीर बनी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टाउन प्लानिंग या जो नगर नियोजन है उसमें लगभग चीज़ें एक समान देखने मिल रही हैं। ठीक है, अपवाद भी हैं, तो अपवाद भी हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पर हमें सुरक्षा प्राचीर नहीं मिल रही है या कोई गढ़ी हमें नहीं मिल रही, बट यहाँ तो चीज़ें हैं। ठीक, एविडेंस की बात करें या प्राप्त साक्ष्यों की हम बात करें कि भाई यहाँ से क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर जुते हुए खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना यहाँ पर है। ठीक है, कि जुते हुए खेतों का साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक, पूछा जा सकता है। ठीक है, वनडे एग्जाम में भी किस तरीके का क्वेश्चन देखा गया है कि हमें जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप कालीबंगा यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहे होंगे। स्थिति बता चुके हैं आप इसकी कि राजस्थान में हमें ये प्राप्त होता है। ठीक, साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मतलब ऊँट की हमें यहाँ से हड्डियाँ मिली हैं। जब हड्डियाँ मिली हैं तो फिर ये अनुमान लगाया जा सकता है या कहा जा सकता है कि भाई यहाँ पर ऊँट भी रहे होंगे। ठीक है, जब उनके साक्ष्य मिले हैं तो मतलब ये हम कह सकते हैं। ठीक, पर कहीं कहीं ऐसा बताया जाता है कि ये जो एनिमल है वो यहाँ नहीं थे, ये बाहर के देशों से ट्रांसपोर्ट के द्वारा लाए गए थे। ठीक है, और लाने के दौरान या यात्रा के दौरान, ठीक है, उनकी मृत्यु हो जाती है और वो अवशेष हमें कहीं ना कहीं बाद में प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए भी अलग अलग कहानियाँ चर्चित हैं या उनके बारे में बताया जाता है, पर हम इसके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। हम केवल इतना याद रखें कि ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य में यहाँ से प्राप्त होते हैं, तो हमारा इतने में काम बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अलंकृत ईंटों के प्रयोग का भी हमें यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होता है। अलंकृत ईंटों का साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होता है। हालांकि हमें अन्य जगहों पर कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन आप याद रख सकते हैं इस बात को कि कालीबंगा में हमें अलंकृत ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ भी जो भी चीज़ें ईंटों के द्वारा बनाई गई थी उनमें कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो ईंटें हैं वो अलंकृत हैं। ठीक, अग्निकुंड हवन कुंड आदि का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। मतलब अग्निकुंड का या हवन कुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और जब ये प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनका यहाँ पर इस्तेमाल भी किया जाता होगा, तभी हमें ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। ठीक, सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जो अर्थक्वेक है या सबसे पहले जो भूकंप की जानकारी है तो वो हमें कालीबंगा नामक स्थान से मिलती है। यहाँ से मानव के साथ बकरी का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। अच्छा, बकरी की बात हमने पहले भी करी थी, नवपाषाण काल में हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एनिमल में बकरी उपलब्ध है या यहाँ पर बकरी जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो मानव के साथ इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है या ये कहा गया है कि मानव के साथ इसको दफनाने का साक्ष्य भी आगे आप देखेंगे। ठीक है, कि युग्मित समाधान में आप पढ़ेंगे कि एनिमल के साथ या बकरी के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना, तो इसके पीछे भी कहानियाँ हैं। वही बात है, सेम है ना, कि चीज़ों हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कहानी है, पर वो कहानी सही है नहीं है, तो हम इस बात में कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम इससे हो जाता है कि भाई ये बात सही है नहीं है। ठीक है, तो इसका हमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है, केवल हम इसको समझने के लिए याद रख सकते हैं। ठीक, तो ये साक्ष्य आपको ज़रूर याद रखना है कि मानव के साथ बकरी का यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ के पूर्वी भाग में भी सुरक्षा प्राचीर का साक्ष्य हमें मिलता है, तो ये आप ठीक बता पा रहे हैं। ठीक है, कि जो पूर्वी भाग है वहाँ भी क्या हो रहा है, हमें यहाँ पर सुरक्षा प्राचीर का यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ यहाँ के पूर्वी भाग में सुरक्षा प्राचीर का साक्ष्य देखने के लिए मिल रहा है, तो आप इस बात को भी याद रख सकते हैं। तो हमारे पास काफ़ी सफिशिएंट यहाँ पर मटेरियल या कंटेंट होगा कि जिसमें हम 3 नंबर और 5 नंबर आसानी से बना पाएँ, और 11 नंबर भी अगर हम बना रहे होंगे तो उसके अंदर भी हम 2-3 पॉइंट या 4 पॉइंट ही रखेंगे। ठीक है, कि 200 शब्द हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 4-5 चीज़ें अगर आप के साथ एक साथ पूछी जाएंगी, एक कोई एक साइट आपसे 11 नंबर में पूछना संभव नहीं है, तो आपसे यही क्वेश्चन बन सकता है 11 नंबर में कि भाई हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी दें या बताएं। तो फिर आप 4-5 या फिर 8 या 10 साइट्स को एक साथ आप लेकर क्वेश्चन को बना रहे होंगे या लिख रहे होंगे, तो फिर उसमें आप 3-4 पॉइंट ही यहाँ पर लेंगे। तो इतने पॉइंट सफिशिएंट है, इनसे सारे क्वेश्चन आप फॉर्मेट कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक, सो नेक्स्ट हमें लोथल यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, जो हम अपने अगले वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, और अगले लेक्चर में हम काफ़ी जो स्थल हैं या साइट्स हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम लगभग चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँ। सो लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम इसको
डिस्कस करेंगे या इसको हम पढ़ने वाले होंगे। इस लेक्चर को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ, या इसको लेक्चर को एंड कर रहा हूँ या ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम लेक्चर नंबर 5 पे आगे की जो डिस्कशन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और चीज़ों को हम पढ़ने की कोशिश आगे करेंगे।